स्टूडेंट्स, आज का विषय जो है संभाव्य निदर्शन पढ़ रहे थे हम। इससे पहले निदर्शन बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निदर्शन का टॉपिक चल रहा था। इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले निदर्शन के प्रकारों के बारे में बताया था, जिसमें 2 प्रकार के निदर्शन बताए थे, संभाव्य निदर्शन और असंभाव्य निदर्शन। संभाव्य निदर्शन के अंतर्गत मैंने आपको कई उपभाग बताए थे इसके, जिसमें हमने 4 उपभाग हो चुके थे। अब 5वां जो उपभाग है वो है समूह निदर्शन यानी क्लस्टर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है। सैम्पलिंग क्या होता है? एक समूह क्षेत्र में से प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चुनाव होता है, जिसका हमें साक्षात्कार लेना है या फिर सूचनाएं संकलित करनी है, हमें या शोधकर्ता को। इसके अंतर्गत अब समूह प्रतिदर्शन जो होता है वो क्या होता है? इस प्रतिदर्शन या निदर्शन के अंतर्गत जो समग्र होता है या समूह होता है उसे कई भागों में बांट लेते हैं। फिर या तो सभी समूह या चयनित समूह में से निदर्शन को निकाल लिया जाता है, निदर्शन का चुनाव कर लिया जाता है। यह विधि जब अपनाई जाती है जब अध्ययन के लिए समूह कसौटी महत्वपूर्ण हो और आर्थिक दृष्टि से विचार करना आवश्यक हो। समग्र जन को जब विभिन्न भागों में जब हम बांट लेंगे और प्रारंभिक समूहों को प्राथमिक तथा प्राथमिक समूहों के अंतर्गत समूह जो आंतरिक समूह होंगे उसमें गौण समूह या गौण निदर्शन इकाई कहेंगे। मतलब उनका भाग जो सूक्ष्म भाग जो होता है एक प्राथमिक समूह का, उसे गौण निदर्शन इकाई कहा जाएगा। गौण समूहों के अंतर्गत जो आंतरिक समूह होंगे उन्हें बहुअवस्था समूह कहा जाता है। जब समूह भौगोलिक इकाई बन जाता है, यानी भौगोलिक इकाई के आधार पर समूहों का विभाजन होता है, तो इसे क्षेत्र निदर्शन कहा जाता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमें विभिन्न इकाइयों में डॉक्टर, मरीज और मिलने वाले के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, या एक हॉस्पिटल के अंतर्गत एक हॉस्पिटल का उदाहरण लेते हैं। एक हॉस्पिटल के अंतर्गत कितनी कितनी इकाइयाँ होती हैं, जैसे डॉक्टर की इकाई, मरीज, मिलने वाले लोग, ये सब के लोगों के जीवन में या फिर है ना, ये जो हॉस्पिटल के जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें लोगों को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ कार्यक्रम जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, उनका हमें अध्ययन करना है। तो उसके लिए हमें सभी इकाइयों से, जितनी भी इकाइयाँ हैं हॉस्पिटल समूह की, अब इकाइयाँ क्या है, जितने भी विभाग बटे हुए हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल के अंतर्गत अलग अलग विभाग होते हैं। हर पेशेंट और हर बीमारी का अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उससे संबंधित डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। चाहे हम एक कॉलेज ले लें, कुछ भी ले लें, महाविद्यालय के अंतर्गत भी विभिन्न विषय से संबंधित विभिन्न विभाग होते हैं, और उस विभाग से संबंधित जो प्राध्यापक होते हैं वो वहाँ बैठते हैं। उसी तरीके से एक हॉस्पिटल के विभिन्न बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, जैसे हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, इस तरीके से। और इन विभागों में बड़ी संख्या में पेशेंट जो हैं वो एडमिट होते हैं। प्रत्येक इकाई को समूह मानते हुए हम 2 डॉक्टर और 3 मरीज रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और हमें अधिकतम 50 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो जैसे 5 इकाई या 10 इकाई हैं, तो 10 इकाइयों में से 1 डॉक्टर और 3 पेशेंट का सिलेक्शन करना है हमें। तो ये हो गया समूह प्रतिदर्शन। और सभी जब 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सभी इकाइयों से चर्चा के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इस तरीके से यह समूह प्रतिदर्शन निकाल लिया जाता है। अब समूह प्रतिदर्शन कैसे हो गया ये, कि सबसे पहले प्राथमिक समूहों का चुनाव किया जाता है। प्राथमिक समूहों के अंतर्गत विभिन्न समूह होते हैं। प्राथमिक समूह इसमें हो गया हॉस्पिटल के अंतर्गत विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों का चुनाव किया जाता है। उन इकाइयों के अंतर्गत भी आंतरिक समूह होते हैं, वो गौण, मतलब एक डॉक्टर, एक डॉक्टर। इस तरीके से समूह निदर्शन का निर्धारण कर लिया जाता है। समूह निदर्शन के लाभ और हानि क्या हैं? समूह निदर्शन बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। समूह निदर्शन में लचीलापन होता है। पर्याप्त समय में अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम इसे बदल भी सकते हैं। जिन सूचनादाता या उत्तरदाताओं का हमने संकलन किया है उन्हें दूसरे भी ले सकते हैं रैंडमली हम। और मितव्ययी भी है। इसमें उत्तरदाता का प्रतिस्थापन जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है और बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त होती है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जो विधि है समूह प्रतिदर्शन की सरल होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तिगत पहचान की आवश्यकता
नहीं होती कि वो क्या है, क्या काम करता है, कितने, क्या नाम है, किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरीके की पहचान की आवश्यकता हमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ हानियाँ हैं। हानि क्या है? चुने हुए सभी समूहों का आकार समान नहीं होता है। जैसे जितनी इकाइयाँ होती हैं एक हॉस्पिटल के अंतर्गत, विभिन्न इकाइयाँ हैं, विभिन्न डॉक्टर, तो उनमें सभी को एक पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स नहीं होते हैं सभी इकाइयों में। किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, क्योंकि पेशेंट की क्षमता के अनुसार डॉक्टर्स का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार, और जैसे किसी क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है, जैसे एक राज्य, एक ज़िला, एक ब्लॉक, एक गांव का चयन करना है, तो एक गांव दूसरे गांव के बराबर नहीं होता। कोई गांव बड़ा होता है, उसमें जनसंख्या अधिक है, किसी गांव में जनसंख्या कम होती है। तो यहाँ समस्या आ जाती है थोड़ी सी। दूसरा, एक ही व्यक्ति का 2 बार अध्ययन। अब इसके अंतर्गत जो है, एक व्यक्ति दोबारा भी अध्ययन के लिए चुना जा सकता है। वो कैसे चुना जा सकता है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक ही व्यक्ति 2 समूहों से संबद्ध भी हो सकता है। यानी जैसे कोई डॉक्टर है तो किसी समय वो पेशेंट भी हो सकता है, या फिर कोई डॉक्टर है एक इकाई में कार्यरत है तो वो दूसरी इकाई के पेशेंट को भी कभी कभी देख लेता है, हायर कर लेता है। या फिर 2 विशेषज्ञ, एक ही व्यक्ति में 2 विशेषज्ञता की क्वालिटी हो सकती है, तो वो 2 समूहों के अंतर्गत चुन लिया जाता है। इसलिए इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है। और समूहों की समता व विषमता, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में 7 संभाग हैं, उत्तर प्रदेश में अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग संभाग हैं। राजस्थान की जनसंख्या 6.5 करोड़, उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या है। उसी जनसंख्या के आधार पर पंचायत क्षेत्र भी अलग अलग हैं, और विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र भी अलग अलग हैं। तो ये जो समूहों की समानता और विषमता है, ये भी सूचना संकलन में परेशानी उत्पन्न कर देती है। अब आता है गैर संभाव्य निदर्शन। अभी तक हमने संभाव्य निदर्शन के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, अब हम गैर संभाव्य निदर्शन के बारे में जानेंगे। गैर संभाव्य निदर्शन के मैंने कितने उपभाग बताए थे? करीबन 5 उपभाग बताए थे, जिसके अंतर्गत पहला उपभाग है सुविधात्मक निदर्शन, यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या पर्पसिव या से उद्देश्य निदर्शन, जिसे निर्णयात्मक निदर्शन भी कहा जाता है। तीसरा है कोटा निदर्शन, और चौथा है स्नोबॉल सैम्पलिंग, और 5वां है वॉलंटियर सैम्पलिंग, जिसमें स्वयं ही उत्तरदाता बन जाता है साक्षात्कारकर्ता। तो इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।